हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल। आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। आपका स्वागत है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के लेक्चर नंबर 10th में। अच्छा सुनिए, अभी तक हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। इम्यूनिटी स्टार्ट किए थे लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में हम इम्यूनिटी स्टार्ट कर लिए थे कि एक्चुअल में इम्यूनिटी क्या थी। इम्यूनिटी 2 टाइप की थी, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट जो बाई बर्थ आपको गिफ्ट में मिलती है, एक्वायर्ड जो आप पैदा होने के बाद एक्वायर करते हैं, अपने पास इस दुनिया से बनाते हैं, उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड। सॉरी। फर्स्ट है इनेट इम्यूनिटी, जो कि एक तरीके का बैरियर है। हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के 4 बैरियर हैं। फिर उसके बाद से सेकेंड क्या था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, तो सुनिए, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी जिसको कोई भी ऑर्गेनिज्म आफ्टर बर्थ एक्वायर करता है। ठीक। ये दो तरीके के सेल से मिलके बना होता है। आगे चल के हम पढ़ेंगे। एक होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, एक्चुअल में इसको बोले तो बी लिम्फोसाइट। अगर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की बात करें तो ये टी लिम्फोसाइट की बात हो रही है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, देखिए ह्यूमोरल का मतलब होता है फ्लूइड। हमारी बॉडी में जो फ्लूइड वगैरह प्रेजेंट होते हैं, उसमें जो एंटीबॉडी वगैरह प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। यानी उससे हमें जो इम्यूनिटी मिल रही है बाई ह्यूमोरल, बाई फ्लूइड, उसको हम बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। एक होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि टी लिम्फोसाइट का काम होता है। अलग अलग तरीके के सेल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, उसमें से एक टाइप होता है लिम्फोसाइट का। अब लिम्फोसाइट में एक का नाम है बी लिम्फोसाइट और एक का नाम है टी लिम्फोसाइट। अब सुनिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, यानी मेमोरी बेस होती है, ये याददाश्त पे बेसिस होती है। किसी पैथोजन से जब पहली बार इनकाउंटर होता है किसी का, मान लीजिए ये कोई पैथोजन है, ठीक है, ये कोई पैथोजन है, ये किसी बॉडी पे अटैक कर दिया, किसी ऑर्गेनिज्म पे, ये पैथोजन है, ये कोई होस्ट है, तो इस पे अटैक हो गया। तो पहले इनकाउंटर में, फर्स्ट इनकाउंटर में होता क्या है कि वो बॉडी इस पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगती है, और धीरे 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 उससे मिलने वाली इस एंटीबॉडी के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, इन सारी चीज़ों को देख के, उस पैथोजन को देख के उसके अगेंस्ट में एक आर्मी, एक प्रोटीन तैयार कर लेती है। ठीक है, हमारी बॉडी। तो पहले रिस्पॉन्स में क्या होता है फिर, और ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ? ऐसा करने से ये फ़ायदा हुआ कि अगर लाइफ में दोबारा कभी उस पैथोजन से टकराव होगा, वो पैथोजन दोबारा आपकी बॉडी में एंटर करेगा, तो आपकी बॉडी उसके लिए बहुत फटाफट से रिस्पॉन्स दे देगी। रिस्पॉन्स देने का क्या मतलब है? जो पहले से एंटीबॉडी बनी हुई है, जो आर्मी बनी हुई है, वो उस पर अटैक कर देंगे। तो इसी वजह से जो पहला रिस्पॉन्स होता है ये काफ़ी स्लो होता है। तो चलिए, तो कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, और मेमोरी बेसिस पे यानी कि वो याददाश्त को रखता है। पहले इनकाउंटर में, यानी पहली मुलाकात में उस पैथोजन के साथ में जो बातचीत होती है, उस बातचीत में वो उसका नाम, पता, किस चीज़ से बने हो, कहाँ से आए हो, सारी चीज़ें पूछ लेता है। पूछ लेने का मतलब है कि उसको हमारी बॉडी ऑब्जर्व करती है और पूछ लेती है भाई तुम कहाँ से आए हो। और वो जब अपना नाम पता बता देता है तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी हमारी बॉडी तैयार करती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, दो तरीके का रिस्पॉन्स होता है। हमारी बॉडी दो तरीके से रिस्पॉन्स शो करती है। एक होता है प्राइमरी, जैसे जो पहली बार इनकाउंटर होता है तो उस रिस्पॉन्स को हम लोग प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। देख लीजिए, कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूसेस एट अ फर्स्ट टाइम इनकाउंटर अ पैथोजन। ऐसा रिस्पॉन्स जो फर्स्ट इनकाउंटर में पैथोजन के साथ जो बातचीत हुई है, उससे जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी शो करती है, जो उसके अगेंस्ट में एक्शन लेती है, उसको कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। लो इंटेंसिटी रिस्पॉन्स, क्योंकि पहले से वो पैथोजन बॉडी में था नहीं, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी भी नहीं थी, तो इस वजह से हुआ क्या कि जो रिस्पॉन्स आया उसकी इंटेंसिटी कुछ कम थी। इंटेंसिटी का मतलब समझिए, इंटेंसिटी का मतलब है कि उसका इफेक्ट थोड़ा कम था। लेकिन जब वही पैथोजन दोबारा फिर से एंटर करने की, वही गलती करने की फिर से कोशिश करेगा, तो देखिए अब उसका क्या हाल होगा। सेकेंडरी रिस्पॉन्स को
एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ऐसा रिस्पॉन्स जो फटाफट हो, एकदम ऐसे जैसे पैथोजन दिखे बॉडी आपकी चिल्लाने लगे, अरे यही है यही है यही है, ऐसा करे आपकी बॉडी, तो इसके अगेंस्ट में जो आर्मी, जो एंटीबॉडी तैयार है, वो एंटीबॉडी क्या करेगी, अब जाके उस पर अटैक कर देगी। गॉट इट माई पॉइंट। अब देखिए, सब्सिक्वेंट इनकाउंटर विथ द सेम पैथोजन। सेम कौन सा, अरे जो पहले वाला था, ठीक है। ये सेम मतलब कौन सा, यही भाई साहब जो पहले थे, अरे यहाँ था ना ये पहली बार में, यही जो पैथोजन यहाँ वाला था, अब यही दोबारा एंट्री कर रहे हैं। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है कि एक के बाद एक, सब्सिक्वेंट इनकाउंटर विद द सेम पैथोजन। हाई इंटेंसिटी रिस्पॉन्स, ये आजकल कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। आजकल बोर्ड में भी तो 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव वाले, वहाँ पे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से थोड़े मिलते जुलते हैं। जैसे यहाँ पे इंटेंसिटी हाई है और प्राइमरी वाले रिस्पॉन्स में इम्यूनिटी क्या थी, इंटेंसिटी क्या थी, थोड़ी लो थी। तो इस वजह से ये पूछने का, ऐसा समझ लीजिए कि ये इसके पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। सुनिए, हाई इंटेंसिव रिस्पॉन्स इन अ सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज ड्यू टू अवर बॉडी अपीयर टू हैव अ मेमोरी ऑफ द फर्स्ट इनकाउंटर। क्या ये बातें हो चुकी हैं? सेकेंड रिस्पॉन्स इस वजह से फास्ट हो पाया क्योंकि पहले इनकाउंटर में प्राइमरी रिस्पॉन्स देने के दौरान उस टाइम पे हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में एक मेमोरी, एक याददाश्त रख ली थी, ठीक। उस वजह से सेकेंडरी रिस्पॉन्स फास्ट क्यों हो पाया, क्योंकि मेमोरी थी, उसके अगेंस्ट पहले से एक मेमोरी बनी हुई थी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन आवर ब्लड। देखिए ये पहले ही बात हो चुका है यहीं पे। ह्यूमोरल इम्यूनिटी, बी लिम्फोसाइट, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट। क्या दोनों लिम्फोसाइट हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट? चलिए आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं। टू टाइप लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन आवर बॉडी, एक होता है टी लिम्फोसाइट और एक होता है बी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट है ना, इसी को हम कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अभी हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं उसको। बी लिम्फोसाइट को कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। हमारी बॉडी में जो फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड, तो ये टी लिम्फोसाइट एक्चुअल में प्रेजेंट होता है ब्लड में, लेकिन ये एंटीबॉडी को पैदा करता है। ये बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके ब्लड में छोड़ देता है। कई बार ब्लड से वो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, टिश्यू फ्लूइड में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से ऐसी एंटीबॉडी को हम क्या बोल देते हैं, जहाँ ऐसी एंटीबॉडी से जो इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है उसको हम बोल देते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब एंटीबॉडी की बात आई तो बी लिम्फोसाइट से जो मिल रहे हैं और कैसा इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और कैसा रिस्पॉन्स है इनका, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स है। अब सुनिए, एक्चुअल में एंटीबॉडी है क्या, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, वाई शेप के प्रोटीन हो गए, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। वाई शेप के प्रोटीन हो जिनको आर्मी बोला जाता है, प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विथ देम। और ये रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट में और उनसे फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं, ताकि आपकी बॉडी को वो हार्म ना पहुंचा सकें। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि कोई कंट्री है, जैसे इंडिया हो गया, तो जो बॉर्डर पे हमारे सैनिक हैं, जो आर्मी है, वो इन्हीं सब चीज़ों से तो बचा रही है। बॉर्डर में या फिर हमारे देश के खुद ही अंदर जो आर्मी है, वो बाकी जो हार्म पहुंचाने वाले लोग हैं उनसे आपको बचाती है, डिफेंड करती है। क्या बात समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से आपकी बॉडी को बचाने के लिए एंटीबॉडी है आपकी बॉडी में, आपके शरीर में, और वो क्या करती है कि जैसे कोई पैथोजन वगैरह आता है उससे फाइट करती है और आपको बचाती है। अब एंटीबॉडी के बारे में थोड़ी कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे एंटीबॉडी एक्चुअल में होता क्या है, ईच एंटीबॉडी हैज़ अ 4 पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड चेन, क्या ये प्रोटीन का एंटीबॉडी बना होता है? अरे यहाँ देखिए ना, ये बात हो रही है ना, प्रोटीन है तो प्रोटीन का बना होगा, तो क्या उसमें पेप्टाइड चेन होंगे? ये पेप्टाइड बॉन्ड वगैरह कहाँ मिलते हैं? प्रोटीन के बीच में ही मिलते हैं। और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एंटीबॉडी को, H2L2। H2 का मतलब होता है कि हैवी चेन, L2 का मतलब होता है लाइट चेन। अब देखिए, 2 स्मॉल होते हैं
जो लोग स्मॉल होंगे वही तो लाइट होंगे, इनको लाइट चेन बोल देते हैं। टू लार्जर इनको हैवी चेन बोलते हैं। डिफरेंट टाइप, देखिए इसके बारे में जो अभी आप यहाँ घबराइए नहीं, H2L2 क्या है, अभी हम इसके बारे में अभी एक आगे डायग्राम आने वाला है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। डिफरेंट टाइप की मतलब इनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं, ये अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन हर किसी का एक कॉमन फंक्शन है, पैथोजन से फाइट करते हैं, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। IgA, IgE, IgG, IgM और भी कुछ होते हैं एंटीबॉडी वगैरह। देखिए IG का मतलब है इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, और इसमें ए आ गया IgA, ये एक स्पेशल एंटीबॉडी हो गई। IgE आ गया, ये एक स्पेशल हो गई। IgG आ गया, हर किसी का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे एलर्जी में IgE काम करती है, प्लेसेंटा को जब बेबी का ग्रोथ हो रहा होता है तो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है IgG, ऐसे नहीं बोलते हैं IgG, ऐसे होता है ना गाँव की भाषा में, या फिर कई बार आप मूवी वगैरह में देखते हैं ऐसे बोलते हैं लोग। तो होता क्या है कि ये उसी टाइम आ जाती है IgG। चलिए, जैसे मिल्क वगैरह जो होता है ना, कोलेस्ट्रम वगैरह कहते हैं, जो फर्स्ट मिल्क होता है, जो बेबी को फीड कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बेबी को पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे प्रचार वगैरह भी आते हैं, भारत सरकार भी प्रचार करती है कि माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध मिस ना करें, क्योंकि उसमें IgA होता है, और ये एंटीबॉडी अगर आपकी बॉडी को पहले से ही मिल रहे हैं तो वो अच्छी बात है। ठीक, अब बात सुनिए, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी मेडिएटेड, क्या टी लिम्फोसाइट वाला सेल मेडिएटेड था, और ये किस में मेडिएटेड का मतलब होता है किसके द्वारा, किसके थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है वो किसकी वजह से होगी, सेल की वजह, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन जो बी लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, इसी वजह से ह्यूमोरल रिस्पॉन्स एंटीबॉडी मेडिएटेड होता है। अब ये देखिए, अब ये आपके सामने जो भाई साहब हैं ये है एंटीबॉडी। देखिए एंटीबॉडी में ये है लाइट चेन, ऐसा नहीं लग रहा स्मॉल, इसके वजह से स्मॉल वर्ड यूज हुआ था, स्मॉल और लाइट, ये स्मॉल वाला है। देखिए इधर भी स्मॉल वाला है, इसको ध्यान से घूर लीजिए थोड़ा सा, मतलब देख लीजिए इसको थोड़ा कुछ देर ध्यान से। तो ये क्या हो गया, लाइट चेन हो गया, और ये है हैवी चेन। ऐसा नहीं लग रहा यहाँ से सर चैन क्यों बोल रहे हैं, अरे ये आपस में जुड़े हैं। तो देखिए डाइसल्फाइड, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं, ये डाइसल्फाइड। हाँ एक बात बता दूँ, जितने भी पॉसिबल जगह हैं जोड़ने वाले, हर जगह पे डाइसल्फाइड बॉन्ड लगा हुआ है। इनको आपस में जोड़ के, लाइट को हैवी से जोड़ के, हैवी आपस में ही कई जगह जोड़ के, हैवी हैवी आपस में जुड़ के, तो सारे जगह डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। दो सल्फाइड, दो सल्फर की वजह से बॉन्ड बन रहा है, इस वजह से इसका नाम है डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्या बात यहाँ तक समझ में आ रही है? क्या ये वाई शेप का है कुछ? अरे ऐसे वाई जैसा ही तो लग रहा है। अरे ध्यान से देखिए, हाँ वाई जैसा ही है ये। अगर ये वाई जैसा है तो इसी के बारे में कुछ देर पहले बात हो चुकी है। सबसे काम की बात ये है एंटीजन बॉन्डिंग साइट। ध्यान से सुनिए, एंटीबॉडी नहीं, एंटीबॉडी अरे खुद से थोड़ी ना वो अपने आप को बांध लेगी, एंटीजन को पहले वो बांध लेते, पकड़ लेते, अरे कहाँ जा रहे हो, रुको रुको पहले इधर। तो ये कुछ साइट है, जैसे आप एंजाइम वगैरह में पढ़े होंगे, इसी तरीके से कि वहाँ पे कुछ साइट होते हैं, सबस्ट्रेट एंजाइम से आके कैसे बाइंड होता है, उसके बाइंडिंग साइट से। इसी तरीके से यहाँ पे एंटीजन है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, यहाँ पे एंटीजन आके बाइंड होगा। एंटीजन के ऊपर कौन सा बाइंडिंग साइट होगा, एंटीबॉडी एंटी बाइंडिंग साइट होगा। इसी तरीके से यहाँ पे एंटीजन बॉन्डिंग साइट होती है, कहाँ पे, दोनों लाइट और हैवी चेन के बीच बीच में। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? सिर्फ इतना ध्यान रखना है एक चीज़, जब आप प्रोटीन पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल वगैरह में, तो जब प्रोटीन पढ़ते हैं तो उसमें एक N टर्मिनल होता है, एक C टर्मिनल होता है। तो ये भी दिखाया गया है कि जिधर लाइट चेन वाला जुड़ा है उधर ये N टर्मिनल है, और जो ये अकेला है इधर हैवी चेन, ये C टर्मिनल है। ये इतनी सारी बातें ध्यान रखना है एक एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी एक वाई शेप का प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, ये बड़ा मॉलिक्यूल होता है। वैसे भी प्रोटीन एक मैक्रो मॉलिक्यूल ही तो है। अब ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, इसके रिगार्डिंग जो भी बातें थी आपको बता दी गई। ठीक है, चलिए अब आगे आइए। अब हम बात करेंगे
सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में, CMI के बारे में, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम CMI कह देते हैं। टी लिम्फोसाइट के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। देखिए, और ये जो टी लिम्फोसाइट है ये किसी तरीके का एंटीबॉडी नहीं बनाता है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा काम करता है, बी लिम्फोसाइट को जाके और ऐसे करता है, उसको एक्साइटेड करता है कि अरे हाँ हाँ तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम ऐसे ही करते रहो, तुम एंटीबॉडी बनाते रहो। यानी कहीं ना कहीं ये प्रमोट करता है बी लिम्फोसाइट को कि हाँ तुम एंटीबॉडी बनाओ, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। तो ये देखिए, टी सेल डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडी बट हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। क्या बात क्लियर हुई? ये एंटीबॉडी खुद नहीं बनाता है, लेकिन इसमें मदद करता है कि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बढ़ाए, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करे। द बॉडी इज एबल टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है टी लिम्फोसाइट का। ये क्या करता है? सेल मेडिएटेड। अब यहां से देखिए, ये लाइन जो बार बार मैं बोल रहा हूं ना, ये क्लियर होगी। ये डिसाइड करता है कि कौन सेल हमारी शरीर का है, हमारी बॉडी का है, और कौन फॉरेन का है, बाहर का है, और दोनों में डिफ्रेंशिएट कर, जो बाहर का इसको दिखता है उसको वहीं पे मारने की कोशिश करता है ये। जैसे समझिए, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट टिश्यू ऑर्गन रिजेक्शन। ग्राफ्ट होता है मतलब ग्राफ्टिंग करना, मतलब किसी चीज को चेंज कर देना। मान लीजिए टिश्यू में किसी ऑर्गन में कोई खराबी आ गई, जैसे मान लीजिए कुछ ऑर्गन की एग्जांपल, जैसे हार्ट में कोई खराबी हो गई, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, आई में कोई खराबी हो गई, आई ट्रांसप्लांटेशन, लीवर में कोई खराबी, लीवर ट्रांसप्लांटेशन, किडनी में कोई खराबी, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गन हैं जिसमें अगर कोई खराबी आ जाए, उनके फंक्शन, उनके सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम ना करें। याद करिए वो दिन, सबसे पहले लेक्चर में यही पढ़ाया गया था आपको कि अगर हमारी बॉडी या हमारी बॉडी का कोई पार्ट अच्छे से वर्क ना करे, इफिशिएंटली काम ना करे, तो वही तो डिजीज होता है। क्या बात क्लियर हो रही है? तो सुनिए, होता क्या है कि जब हम हार्ट वगैरह या फिर कोई भी बॉडी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं तो दो चीज़ें चेक करते हैं, एक तो ब्लड ग्रुप मिलाते हैं, दूसरा टिश्यू ग्राफ्टिंग करते हैं, टिश्यू मैचिंग करते हैं। टिश्यू ग्राफ्टिंग के लिए टिश्यू मैचिंग करते हैं कि इसके टिश्यू मैच कर रहे हैं, क्योंकि जब अपनी बॉडी, ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए मेरी किडनी एक फेल हो गई, तो मेरे अंदर किसी दूसरे पर्सन की किडनी अगर फिट की जा रही है तो मेरी बॉडी उसको पहचानने की कोशिश करेगा, अच्छा तुम तो इस घर के नहीं लग रहे हो, मतलब मेरे शरीर के नहीं लग रहे हो, मेरी बॉडी के नहीं लग रहे हो। तो ऐसे क्या करेगा, आपकी बॉडी पहचानने की कोशिश करती है। तो जब वो पहचानने की ये कोशिश करती है कि अच्छा तुम तो मेरे घर के नहीं हो या इस शरीर के नहीं हो, अगर वो पहचान ली तो उस ऑर्गन को वही डैमेज कर देगी, उसको मारने लगेगी, उसके सेल को मारने लगेगी। तो जब सेल को मार देगी तो सेल से ही तो टिश्यू बनता है, टिश्यू से ही तो ऑर्गन बनते हैं, वो ऑर्गन को डैमेज कर देगी। तो इस वजह से अगर कोई ऑर्गन खराब हो गया तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर लेना, इसमें बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। आगे देखिए, जिंदगी नरक बन जाती है। कैसे? बिफोर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन दो चीज़ें करते हैं, टिश्यू मैचिंग कराते हैं, मैच हो गया तो डन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा। और एक ब्लड ग्रुप मैचिंग, ब्लड ग्रुप मिलाते हैं और टिश्यू मैचिंग करते हैं। मेन कहानी तो यहाँ है, आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट हैज़ टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग ऑल हिज और हर लाइफ। वो जिसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है, अब उसको इम्यूनोसप्रेसेंट, सप्रेसेंट मतलब समझते हैं, जो इसका इफेक्ट कम कर दे इम्यून सिस्टम का। इम्यून सिस्टम, जैसे कई बार आपको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम छींक आती है तो आप क्या करते हैं, कोई ऐसा इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग ले लेते हैं जिससे आपकी बॉडी जो हाइपर सेंसिटिव थी उसकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम हो जाए। जैसे सिट्राजिन वगैरह ले लेते हैं ना, एंटी एलर्जिक वगैरह उसको हम बोलते हैं। तो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको पूरी लाइफ क्या लेनी पड़ेगी, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग लेना पड़ेगा जो उनके इम्यून सिस्टम को कंट्रोल, क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम हाइपर हुआ तो अब वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा और उस ऑर्गन को पहचान लेगा। जब इम्यून सिस्टम को थोड़ा कमज़ोर कर देते हैं ना, तो बार बार उस ऑर्गन के पास जाता है, उसको घूरते रहता है, अच्छा तुम यहाँ के तो नहीं लग रहे हो, लेकिन वो कंफर्म नहीं कर पाता है। इम्यून सिस्टम जब थोड़ा सप्रेस कर दिया जाता है, इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर कर दी जाती है,
तो ये यही चीज़ होता है कि वो पहचान ही नहीं पाता है कि ये इसी इसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का है या फिर किसी अदर बॉडी का है या फॉरेनर है। क्या बात क्लियर है? इतना सारा बात समझ में आया? चलिए, हम ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं, सिर्फ 1 मिनट में सारा रिवीजन करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ रहे थे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, जो हम बर्थ के बाद एक्वायर करते हैं। 2 तरीके की इम्यूनिटी इससे मिलते हैं, ह्यूमोरल और सेल मेडिएटेड। इसको कैरेक्टराइज करें, मेमोरी बेस्ड होता है, और जो इनेट इम्यूनिटी था उसमें कोई मेमोरी जैसी कोई बातें नहीं होती। इसमें 2 तरीके का रिस्पॉन्स होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स, 2 तरीके का रिस्पॉन्स होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी। प्राइमरी पहली बार मुलाकात में, सेकेंडरी दूसरी मुलाकात में। यहाँ पर लो इंटेंसिटी होती है क्योंकि इसके बाद बन जाता है मेमोरी। अब इसके बाद बन जाता है क्या? मेमोरी से सेकेंडरी रिस्पॉन्स। और जब दोबारा इनकाउंटर होगा तो इंटेंसिटी अब हाई होगी, ठीक है। और लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में 2 तरीके के, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब बी लिम्फोसाइट के बारे में बात करते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बी लिम्फोसाइट से, और ये प्रोटीन एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं। ये प्रोटीन जो लिखा हुआ ना, यहीं पे एंटीबॉडी भी लिख दीजिए, थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे एंटीबॉडीज़ की ही बात हो रही है, एंटीबॉडीज़ की, ठीक है। और एंटीबॉडी में H2L2 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लाइट चेन होते हैं, 2 लाइट चेन, 2 हैवी चेन होते हैं, और अलग अलग तरीके के एंटीबॉडी होते हैं। इनके नाम IgA, IgE, IgG, IgM, ठीक है। और एंटीबॉडी का यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, सारी बातें हो चुकी हैं। और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में ये चीज़ है कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इस पे काम करता है कि वो डिफ्रेंशिएट कर सके, अलगाव कर सके, किसके बीच में? अपने सेल के बीच में और किसी बाहरी सेल के बीच में। मैं कह रहा हूँ कोई ऑर्गेनिज्म इंटर करेगा तो ऑर्गेनिज्म मतलब उसके पास सेल तो होगा ही होगा, क्योंकि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो सेल से छोटी चीज़ ऑर्गेनिज्म हो ही नहीं सकती, ठीक। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होगा या फिर टिश्यू वगैरह चेंज होंगे, तो इसमें हमेशा क्या मैच करना पड़ता है? टिश्यू मैचिंग होगी और ब्लड ग्रुपिंग मैचिंग होगी। और आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन पूरी लाइफ इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग खाना पड़ता है। क्या बात क्लियर है? यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग पढ़ते रहिए। और इस वीडियो में अगर ऐसा लगता है कि ये वीडियो स्लो है तो आप इसको थोड़ा स्पीड अप करके देख सकते हैं, 1.5x पे, 2x पे देख सकते हैं अल्टीमेटली। लेकिन आप देख लिया करिए, एक सीक्वेंस, एक चैन बन गई है, तो ऐसे आप जुड़े रहिए हमेशा, ठीक है। आखिरी तक मैं आपके साथ रहूँगा, और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय, थैंक यू।